Go. Yes. Very good morning, boys and girls. Good morning, sir. Be happy, be clear, be loud. Very good morning, boys and girls. Good morning, sir. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. बड़े हंसते हुए, स्माइल करते हुए, हैप्पी. कोई टेंशन है क्या किसी की जिंदगी में? पिल्लू है ना अपने साथ? आए ना आयुष्यत तुझा? बस मतलब सब खुशल मंगल है, सब कुछ अच्छा है. तो थोड़ा सा बड़े स्माइल के साथ और वेलकम बैक. तबीयत कशी आहे? बरी का? गोळे बरोबर? ओके. तो बात ऐसी है, हंसते हुए स्माइल करते वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा. आला फिरून दे लाडू. हाँ आज आणायचं ना मग. बरे वा, मतलब बोलने के बाद ही लाओगे क्या? मुश्किल है बैच का. हमने चैप्टर चालू किया है जिसका नाम है पॉपुलेशन. हमने चैप्टर चालू किया जिसका नाम है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में बच्चों अपन ने अब तक क्या देखा? सबसे पहले व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स देखे, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ देखा, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझा. विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. यस और नो? Yes or no? Then for understanding population explosion, we understood there are two causes of high population growth in India. The causes are high birth rate and low death rate. फिर इसके बाद हमने समझे what are the different causes for high birth rate. फिर इसके बाद समझा what are different causes of high death rate. ये दोनों causes समझने के बाद हम समझने गए population की theories, जहाँ पर दो theory हमें सीखी है. कौन सी है? Malthusian theory and the theory of demographic transition. Malthusian theory क्या कहती है? There is an uneven distribution between population and food supply. Population grows in geometric progression. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 ऐसे लोग बढ़ते हैं. लेकिन खाने का सप्लाई कैसे बढ़ता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, 2, 3, 4. यानी कि बढ़ती हुई लोक संख्या के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, जो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ आबादी इतनी है, खाना इतना है, तो इसीलिए एडिक्वेट खाना नहीं है. इसीलिए हमारे यहाँ रोजाना 2.5 से 3 करोड़ लोग भूखे सोते हैं. यस और नो? राइट. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द माल्थेशियन थ्योरी. द लास्ट थ्योरी वी अंडरस्टूड वाज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? एवरीबॉडी हाय हाय. चलो बोलो, एक साथ बोलो, एक सुर में बोलो. 1, 2, 3 गो. हाय हाय हेलो ले लो. हाय हाय मीन्स स्टेज 1, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट. हेलो, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट. ले लो, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट. द फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जहां लोग पैदा भी ज्यादा होते हैं और मरते भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता. तो ये कहां पे देखा जाता है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास विकास नहीं है. विकास म्हणजे आपला विकास नाही बरं का, जिनके पास डेवलपमेंट नहीं है. अंडर डेवलप्ड कंट्री. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये स्टेज देखा जाता है, जहां पे लोग इलिटरेट होंगे, बेरोजगार होंगे, पुअर होंगे. इनको कुछ समझता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है. तो यहाँ पे सिचुएशन हम देखेंगे कि पैदा होने वाले की संख्या भी ज्यादा है, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, तो मरने वाले की संख्या भी ज्यादा है. 100 लोग पैदा हो रहे हैं, 100 लोग मर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, लोक संख्या नहीं बढ़ेगी. इसे कहते हैं हम फर्स्ट स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इंडिया फर्स्ट स्टेज में कब तक था? 1921 तक. 1921 तक इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, जहां पर हमारे यहाँ पैदा भी हर साल 10 करोड़ लोग होते थे, मरते भी 10 करोड़ थे, तो इंडिया की आबादी बढ़ती नहीं थी. लेकिन 1921 के बाद आज दिन तक हम सेकंड स्टेज में हैं, जहां पे हमारे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है. हमारे यहाँ पैदा होने वाले की संख्या ज्यादा है, लेकिन मरने वालों की संख्या कम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैदा होने वाले की संख्या ज्यादा है, मरने वाले की संख्या कम है, इसीलिए सर्वाइवल रेट बढ़ गया, इसलिए हमारा पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रहा है. सेकंड स्टेज कहां देखा जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में. कहां देखा जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में. लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश में पैदा होने वाली की संख्या भी कम है, मरने वाले की भी संख्या कम है. वहां पे हर परिवार में हम 2, हमारे 5-6 नहीं होते. हम 2, हमारा 1 आध, या कोई नहीं, या बहुत मुश्किल से 2. और वहां पे डेवलपमेंट इतनी है कि मेडिकल फैसिलिटीज सबसे एडवांस्ड है, इसलिए वहां पे मरने वालों की संख्या भी कम है. पैदा भी कम होते हैं, मरते भी कम है. इसे हम कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन,
जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग थर्ड स्टेज। आने वाले 8-10 साल में हम भी थर्ड स्टेज में चले जाएंगे, जहां पे हमारे पैदा की संख्या और मरने वाले की संख्या भी कम हो। और जब वो हो जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाएगा, यानी धीरे धीरे। और ऐसे करते करते, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट नहीं कहते कि 2040 में इंडिया विल बी अ सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2040 में। पहले नंबर पे होगी अमेरिका, दूसरे नंबर पे होगी भारत। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी लोक संख्या की स्पीड कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जब लोक संख्या कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। और आने वाले एक 17-18 साल में वी विल बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री, नॉट एज अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में थर्ड स्टेज, डेवलपिंग कंट्रीज में सेकंड स्टेज, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान दे ऑलवेज हैव फर्स्ट स्टेज। दे हैव फर्स्ट स्टेज। व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? हाय हाय हेलो ले लो, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। अरे गेटिंग माय पॉइंट? जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग एब्सेंट होते, मैंने यूट्यूब पे सब लेक्चर ओपन डाले हैं। आपका काम है चैप्टर की शुरुआत के सारे लेक्चर्स बैठ के घर पे कंप्लीट करने का। आधे आधे घंटे के ही लेक्चर है, उससे बड़े लेक्चर नहीं है। इफेक्टिव टाइम 35-40 मिनट्स का ही होता है टीचिंग का। इफेक्टिव टाइम उतना ही होता है, उतना ही अपने दिमाग में जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो बात ऐसी है, सब लोग जो एब्सेंट थे, अभिषेक, आप जो नए आए हैं पीछे से, आप लोगों का काम है जो मेरे पीछे का मिसिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करें। मैथ्स का पेंडिंग है, मैट्रिसेस का, तो वो जो मैं, सॉरी रिलेशन का जो भी है वो, तो मैं आपके इसमें शेयर करता हूँ आज बैच का लिंक एक्सेस करते हैं, आपको मिल जाएगा। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ से आगे नए रिकॉर्डिंग करेंगे हम। बात अब करते हैं हम यहाँ पर अगले पॉइंट की, द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो, अगले 3 चैप्टर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अपने को 3 हिस्से में सीखना है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। पहला हिस्सा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अब इसे 3 हिस्से में कैसे सीखेंगे? अब प्रॉब्लम क्या है हमारा? पॉपुलेशन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पॉपुलेशन, यस और नो? प्रॉब्लम क्या है मेरा? पॉपुलेशन, यस और नो? अरे बोलो कुछ तो। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है। व्हाट आर द कॉजेस? हैव यू सीन? पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, उसके कॉज क्या है? हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आर द कॉजेस? यस और नो? अरे बोलो। तो 3 चैप्टर आगे की जो है उसमें हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की वजह क्या है, यानी व्हाट आर द कॉजेस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है ये समझना है। इफेक्ट क्या है? बढ़ती आबादी की वजह से भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्यों हम इसे प्रॉब्लम कह रहे हैं, उसके समझने के लिए हमें उसका इंपैक्ट समझना पड़ेगा, उसके इफेक्ट समझने पड़ेंगे। और तीसरा पार्ट जो हमें सीखना है वो होता है मेजर्स। चलो समझ गए कि इसकी वजह क्या है, समझ गए इसका इंपैक्ट क्या है। अब हमें ये बताइए कि इसे ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो ऐसे छोड़ देंगे तो चलेगा क्या? नहीं, प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशंस कहां मिलेंगे हमें? मेजर्स में। तो पहले हम सीखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज पॉपुलेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग why is it a problem, then we'll understand what are the causes of that particular problem. causes समझने के बाद हम क्या समझेंगे? what are the effects of that particular problem. और लास्ट में अपने को सीखना है measures. अब इस चैप्टर में अपन ने causes सीख लिए, अब अगला डिस्कशन है effects. what are the effects of population explosion. इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो इतना ज्यादा हाई है, इसका इंपैक्ट क्या है? what are the different causes, sorry, effects of population explosion. what are the different effects of the population explosion. बढ़ती लोक संख्या से भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट,
increased pressure on land. increased pressure on land, अगर इसको समझाना है, कहां गया? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं. मान लो ये इंडिया है. क्या है ये? इंडिया. अब मुझे मत बोलना इंडिया का ड्राइंग करो, ना इतना रिस्क नको. 2 मिनट के लिए फर्ज करो, मान लो ये इंडिया है. क्या है ये? इंडिया. इंडिया में पहले 2 ही लोग थे. कितने लोग थे? 2. आमचा पिल्लू आणि तिची पिल्ली. पिल्लू एंड पिल्ली, इससे स्टार्ट हुआ. ठीक है. अब इतने बड़े इंडिया में घूमने के लिए दोनों को बहुत जगह है, लेकिन बात कहां आती है? फिर 2 के बने 4, 4 के 8, व्हाट्सएवर. सिर्फ ध्यान दो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. ये क्या है? बढ़ता हुआ पॉपुलेशन. ये क्या है? बढ़ता हुआ पॉपुलेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे बात बोलो, जैसे जैसे अपना पिल्लू बड़ा होगा वैसे वैसे घर का साइज बड़ा होता है क्या? जैसे आप बड़े होते हो वैसे आपका घर बड़ा होता है क्या? उम्र के साथ साथ, या घर उतना है उतना ही है? जितना घर था उतना ही होता है क्या? बोलो रे बाबा. एग्जैक्टली जितना था उतना ही रहता है. अगर ये बक्सा हमारा इंडिया है, अगर ये बक्सा हमारा इंडिया है, तो आजादी वक्त भी बक्सा था, आज भी बक्सा है. बक्से में कोई बदल है क्या? इज देयर एनी चेंज इन द मैप ऑफ इंडिया? द आंसर इज नो. बट व्हाट इज चेंज्ड? पहले 2 लोग थे, अब कितने लोग हैं? अभी लगभग 20 लोग हैं. तो डोंट यू थिंक जो जमीन है उसके ऊपर प्रेशर आता है, ज्यादा लोग, प्रेशर कैसे आता है? जैसे लोक संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जमीन लगेगी. जैसे प्रेशर और लैंड कैसे समझते हैं? इंडिया के पास दुनिया की कितनी जमीन है? सिर्फ 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड. पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसकी सिर्फ 2.5% लैंड हमारे पास है. हमारे पास लोग कितने रह रहे हैं? 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. पूरे दुनिया की आबादी के 21% आबादी हमारे भारत में रहती है, और हमारे पास जमीन कितनी है? 2.5%. सो जमीन कम है, लोग ज्यादा है. इसीलिए धारावी, मुंबई, झोपड़पट्टी, वहां पर अगर देखेंगे तो हालत कैसे है? झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी. 4-4, 5-5 मंजिला झोपड़ियां होती है, और एक एक झोपड़ी में 8-8, 9-9 लोग रहते हैं. मैं पुणे, मेरी मेजर पढ़ाई हुई है, तो शुरुआती दौर में 2007 में जब मैं ऑडिट के लिए वाघोली जाता था, तो वाघोली यूज्ड टू बी एक्सटर्नल ऑफ पुणे. इट यूज्ड टू बी एक्सटर्नल ऑफ पुणे, एकदम आउटस्कर्ट वाघोली मतलब. अब पुणे वाघोली से आगे 15 किलोमीटर तक चला गया. नाउ वाघोली इज इंटरनल ऑफ पुणे. क्यों हो रहा है ये सब? बढ़ती हुई लोक संख्या से. क्यों हो रहा है? बढ़ती हुई लोक संख्या से. एक जमाने में हमारे पिताजी जब रियल एस्टेट में काम करते थे, परभनी की बात कर लेते हम, कारेगांव रोड है, कारेगांव पता है? कारेगांव रोड, अरोमा होटल सबको पता है, उसके पीछे एक रोड जाता है कारेगांव की तरफ. वो रोड पे जब हम रियल एस्टेट का काम करते तब वहां पे कोई घर हुआ नहीं करता था. देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस. आज उस रोड पे 15,000 से ज्यादा घर है. कितने घर हैं? 15,000 से ज्यादा. हाँ या ना? तो इससे क्या समझ में आता है? हमारा परभनी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हमारा परभनी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सब लोग ध्यान दो. यस, परभनी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो?
सो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग. हमारे यहाँ जमीन बढ़ने वाली नहीं है, जमीन उतनी ही रहेगी, बक्सा बक्सा ही रहेगा. बक्सा क्या है? हमारी जमीन, इंडिया का लैंड, ये नहीं बढ़ेगा. लेकिन क्या बढ़ेगा? लोग बढ़ेंगे. तो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा प्रेशर आएगा. एक परिवार, एक घर है, जैसे मैंने उस दिन ड्राइंग निकाला था, एक 1 BHK का घर है. उससे पहले एक व्यक्ति था, उसने शादी कर ली, फिर वो 2 हुए, 2 के 6 हुए, 6 के जितने भी हुए, आगे बढ़ता गया परिवार. जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा, उस 1 BHK में अकोमोडेट होना पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस क्रिएट्स द प्रेशर ऑन द एरिया ऑफ द हाउस. यस और नो? हाँ या ना? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज pressure on land. So can I say it creates an increased pressure on land? Yes. Okay, ये हुआ पहला इफेक्ट. सेकंड, increased pressure on agriculture. increased pressure on agriculture. जो खेती की जमीन थी, जो जितनी थी उतनी है ना. जैसे अभी सूरज घर में पैदा हुआ है तो सूरज के साथ 10 एकड़ आता है कि कहीं से? भगवान जी ने बोला आपके घर में एक बेटा है तो उसके लिए 10 एकड़ ले लो हमारे पास एक्स्ट्रा. या खेती जितनी थी उतनी है, जितनी खेती थी खेती उतनी ही है. सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, कुछ भी हो जाओ, शाहरुख खान गाना गाने का, लेकिन खेती में कोई चेंज नहीं होगा. देयर वुड बी नो चेंज इन द एग्रीकल्चर. नाउ अंडरस्टैंड, मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों को है कि 1920 में इंडिया में जितनी खेती रही होगी, खेती की जमीन, खेती करने लायक जो जमीन रही होगी, और आज जितनी खेती करने लायक जमीन है, उसमें कोई चेंज है क्या? उसमें कोई चेंज है क्या? यस और नो? इज देयर एनी चेंज और देयर इज नो चेंज? देयर इज नो चेंज. लेकिन क्या चेंज हुआ है? तब लोग थे 22 करोड़, अब कितने हैं? 138 करोड़. कितने हैं? 138 करोड़. यानी इतने ज्यादा लोग हो गए हैं जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है ना, खाने की डिमांड करेंगे. इसीलिए इंडिया में फूड सप्लाई कम है और खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. इसीलिए हर साल अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस शीट निकाल के देखो तो देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के इंपोर्ट में मैक्सिमम चीजें हम इंपोर्ट करते हैं. आप में से कितने लोगों को पता है कि हम शुगर यानी चीनी पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं? लेते हैं, लेते हैं. अपन उनको देते भी है, लेते भी है. जो देते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, जो लेते हैं वो इंपोर्ट होता है. हाँ, बात देने या लेने की नहीं है, लेने की जरूरत क्यों है वो समझने की कोशिश करो. हम उन्हें वेजिटेबल्स देते हैं, दाल देते हैं, गेहूं देते हैं, बाकी चीजें देते हैं, उनसे शक्कर लेते हैं. देना लेना दोनों तरफ से है. ट्रेड और दुश्मनी अलग अलग है. धंधा धंधा होता है, बिजनेस के अंदर नो दुश्मनी, नो यारी, नो दोस्ती, नथिंग. समझ में आ रही बात? हर एक देश के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस होते हैं. ट्रेड रिलेशंस आर इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिलेशंस विच आर शोन. क्रिकेट के मैच की जैसा नहीं रहता ट्रेड रिलेशन, कट्टर दुश्मनी वैसा नहीं रहता. वो वहां पे दिखाने के लिए अलग होता है. ट्रेड अपनी जगह पे होता है, ट्रेड अपनी जगह पे होता है. तो हम बहुत सी चीजें देते हैं, बहुत सी चीजें लेते हैं. तो इंडिया का अगर एक्सपोर्ट का अगर हम रिकॉर्ड निकाले तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि हम दाल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, दाल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, शक्कर पाकिस्तान से लेते हैं. बहुत सी चीजें बहुत से देशों से हमारे पास आती है. क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों लेना पड़ रहा है बताओ? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इंडिया में 10 लोग हैं और 10 थाली खाना है, अब थाली सिस्टम पता है? चलो तुम सब भारत के सब नागरिक हो, राइट? और सबको थाली चाहिए, पेट भर थाली चाहिए खाना खाने को. हमारे खेतों में जितना कुछ भी प्रोड्यूस होता है, हमारे खेतों में जितना कुछ भी प्रोड्यूस होता है, उन सभी में से जो आउटपुट निकलता है, उसको जो खाना बना है, उसमें थाली बनी है, वो थालियां सिर्फ इतनी है कि सिर्फ लड़कों को खाना मिल सकता है. तो मैंने इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, वेज नॉन वेज जो भी है, वो सब खाना हमने परोस दिया, सबको थाली मिल गई. लेकिन किसको? सिर्फ बॉयज को. गर्ल्स को भूखा मरने देंगे क्या? हाँ, गर्ल्स को भूखा मरने देंगे क्या? नहीं.
हम तो पिल्लू को हमारी थाली सरका के देंगे, है ना? गर्ल्स को भूखा मरने देंगे क्या? नहीं। अल्टीमेटली बतौर गवर्नमेंट मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं सरकार हूं तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन लोगों के खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? इंपोर्ट से। जहां जहां जो खाने की वस्तु, हम तेल खाते हैं, है ना? तेल में एक तरह का तेल है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका नाम है पाम तेल। नाम सुना है? पाम तेल। पाम तेल बहुत अबंडेंटली। नहीं नहीं, वड़ा पाव खाता है क्या तू? कौन सा, वो क्या नाम है उसका? मातुश्री खाता है क्या? वो जो तेल इस्तेमाल करता है ना, वो सब पाम तेल ही रहता है, हल्का वाला तेल। जो ये भजे वाले, ये वाले अपना मुनीर भाई, पिनीर भाई, ये जो तेल यूज करते हैं ना, वो सब जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल होता है पाम तेल। पाम तेल ओरिजिनली अपने यहां नहीं बनता। काय पालमला नहीं रे बाबा, पाम तेल इंपोर्ट किया जाता है। पाम तेल जो है ये सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इन देशों से इंपोर्ट किया, इंडोनेशियन कंट्रीज से जो है इंपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में जितना हम तेल प्रोड्यूस करते हैं उतना एडिक्वेट है नहीं कि हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। हमारे पास उतनी शक्कर है नहीं कि हर किसी को शक्कर मिल सके। तो फिर हर कोई बोलेगा चीनी कम है, चीनी कम है, अमिताभ बच्चन के जैसे। तो हर किसी के चाय में चीनी आए, उसके लिए पर्याप्त चीनी का सप्लाई हमारे पास होगा तो ही हम सबको चीनी दे पाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्शन उतना है नहीं। हमें 100 बोरी शक्कर लग रही है इंडिया के सब लोगों को। तुम सब लोग इंडिया वाले हो, सब लोग को मिलाकर साल की 100 बोरी शक्कर लग रही। कितनी? 100 बोरी। लेकिन इंडिया के किसान जो खेती कर रहे हैं उसमें सिर्फ 70 बोरी बन रहा है। कितना बन रहा है? 70। बच्चों 30 बोरी क्या करेंगे? फीकी चाय तो कोई पीने से रहा, तो वो 30 बोरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम कहां से लाएंगे? पाकिस्तान, नेपाल, जो देश हमें देगा उससे हम खरीदेंगे। इसे कहते हैं हम कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का फर्क समझने की कोशिश करो। जब कोई चीज हमारे देश में बनती है और किसी और देश में बेची जाती है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे चाय पूरी दुनिया को सप्लाई करने का काम इंडिया करता है। अपना प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है ना? तो वो हिसाब से देखें तो चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है और चाय एक्सपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? वो इंडिया करता है। जो चीज इंडिया में बनती है और जो किसी और देश में बेची जाती है, whenever something is produced in a country and sold in some other country, that is called as export. That is called as export. But when something is produced in some another country but sold in our country, it's a situation of import. किसी के पास है क्या आईफोन? Anybody क्लास में कौन है आईफोन वाला? कौन छे? कोई है आईफोन वाला? कोई है क्या आईफोन वाला? आईफोन वाला होगा कोई? अच्छा, किसी दोस्त के पास कभी आईफोन देखना और उसके पीछे देखना लिखा है मेड इन चाइना। क्या लिखा है उसके ऊपर? मेड इन चाइना। अच्छा चलो, आईफोन नहीं है, सब लोगों के पास 6 वाला फोन तो होगा ना, कभी तो भी यूज किए होंगे 6 वाला। ओसो ऐसा भजन है, चल छैया 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 चल छैया 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 वाला फोन, वो तो होगा 6 वाला, है ना? तो वो जो 6 वाला फोन रहता है ना, उसको भी देखो पीछे टर्न करके, उसके ऊपर भी लिखा है मेड इन चाइना। वो छोड़ो, खिलौने बारबी डॉल्स तो होंगे सब डॉल के पास, है ना? एकदम डॉल व्हील, है ना डॉल? तुम्हारे पास है डॉल? नहीं, डॉला ओ तात्या विंचू, ओम भट्ट स्वाहा, है ना? तो जितने भी आज हम टॉयज खरीदते हैं मैक्सिमम हम क्या देखते हैं? एज और मैक्सिमम हम जो खिलौने खरीदते हैं उसके ऊपर आप चीज कॉमन देखते हो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो वो बन कहां रहा है? इंडिया में। कहां बन रहा है? चाइना में। यूज कहां कर रहे हैं हम? इंडिया में। इसे कहा जाता है इंपोर्ट। इसे कहा जाता है इंपोर्ट। व्हेन समथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन सम अनदर कंट्री but sold and bought in our country, it is called as import. But when something is produced in our country but sold in some else country, that is called as export. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, इन्फोसिस, ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं इंडिया में, बेचते कहाँ हैं? अमेरिका में। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। मर्सिडीज इंडिया की कंपनी है क्या? इंडिया की कंपनी है क्या? नहीं।
BMW इंडिया की कंपनी है क्या? नहीं। कहां की है? जर्मनी की। परभनी की नहीं। कहां की है? जर्मनी की। तो BMW की कार्स, मर्सिडीज की कार्स, ये बनते जर्मनी में है, लेकिन बेची कहां जाती है? इंडिया में। सो वी से द कार्स आर इंपोर्टेड। द कार्स आर इंपोर्टेड। आर गेटिंग माय पॉइंट? और जब महिंद्रा स्कॉर्पियो बनती है और वो पाकिस्तान में बिकती है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी, टाटा की कोई भी गाड़ी जब किसी और देश में बिकती है, ऐसा नहीं है कि हम ही इंपोर्ट करते हैं, हमारी गाड़ियां भी एक्सपोर्ट होती है। हमारी गाड़ियां भी, जितने भी आसपास के डेवलपिंग कंट्रीज है एशिया में, सभी देशों में ऑटोमोबाइल में दबदबा इंडिया का है। हमारे टाटा का, फिर हमारे महिंद्रा की गाड़ियां बहुत बिकती है। ट्रैक्टर भी बिकते हैं, कार भी। अब ट्रैक्टर जो है हमारे यहाँ बनते हैं, बिकते कहाँ हैं? बाहर देशों में। तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का फर्क समझ में आया? देयर इज इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ये समझ में आया? हमारे यहाँ खाने का सप्लाई नहीं बढ़ रहा, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए जमीनों के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाले। जैसे कि 2 एकड़ जमीन थी, उसमें एक किसान था, तो 2 एकड़ में बहुत कुछ बनता था। उसमें 10 बोरी गेहूं बनता था, 1 बोरी घर लेकर जाता था, साल भर खाता था, 9 बोरी बेचता था, खर्चा करता था। लेकिन जब बीवी हुई, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, नातू पोता पोती, जैसे परिवार बढ़ना लगा, बोरी कितनी है? 10। खाने वाले कितने हैं? 40। तो 10 बोरी घर में तो रहेगी, बाहर से 10 बोरी लाने पड़ रहे हैं अब, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज। प्रेशर ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक एमिनिटीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ये एमिनिटीज, मान लो हमारे इंडिया 1961 में बस ऐसी थी, तो बस कैसी है 2021 में? ऐसी है। ये फैक्ट है। दिस इज अ फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट। हमारे यहां सबसे कम दाम में ट्रांसपोर्टेशन कौन सी ट्रेन में होता है? पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में जगह मिलती है क्या? नहीं मिलती, बहुत रेयरली मिलती है। अगर वो बिजी रूट पे है तो जगह मिलती है अपने पास? नहीं मिलती। प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मुंबई की लोकल। क्या है? मुंबई की लोकल। एक ऐसी सुविधा जहां पर अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाकर खड़े रहना है। सिर्फ जाकर खड़े रहना है। अब दादर से चर्च गेट अगर जाना चाहते हो, दादर से चर्च गेट जाना चाहते हो, तो दादर के स्टेशन पे जाइए, जहां पर लोकल आएगी उस प्लेटफॉर्म के सामने सिर्फ हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाइए। आपको चढ़ने की भी मेहनत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीड़ आपको चढ़ा देगी और भीड़ आपको उतार देगी। वो धक्का मुक्की में आप चढ़ भी जाते हो और धक्का मुक्की के साथ उतर भी जाते हो। So this clearly explains। अब मुंबई लोकल के बारे में तो पता होगा, अगर कभी बैठे नहीं हो एटलीस्ट देखा तो होगा कितनी भीड़ होती है ना? कचाकच भरा रहता है। कोई पैर तोड़ाता है, कोई कान खींचता है, कोई मुक्के मारता है, कोई चुटियां भरता है, बहुत कुछ करते हैं लोग। हाँ, तेरे जैसे होते ना वहां पे, हर चीज होती है बेटा, पॉकेट विकेट सब। तो बात ऐसी है, सिर्फ आपको दादर के स्टेशन पे जाके खड़ा रहना है, ऑटोमेटिक पब्लिक आपको अंदर लेके जाती है, और जब आपका स्टेशन आ जाता है आगे जाके खड़े रहना है, पीछे की पब्लिक ऑटोमेटिक आपको बाहर निकाल देती है। ऐसी अपने पास ऑटोमेटिक सुविधा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑन प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा प्रेशर है। सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख सुविधाओं का हाल बेहाल ऐसा है कि हर चीज के लिए लोग ज्यादा है। सिविल हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मुफ्त का इलाज है, एक बेड के लिए 10 पेशेंट है, किसको देंगे बेड? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। 10 बेड है क्या अपने पास? 10 बेड की सुविधा नहीं है। कोविड के सेकंड वेव में दिखा है, बेड नहीं थे, मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं था, तो उसमें हमें समझ में आया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है।
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। ये हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर फूड। लोग ज्यादा है तो डिमांड खाने की ज्यादा है, सप्लाई फूड का कम है, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो भारत के अर्थव्यवस्था में से पैसे जाते हैं, हमारे टैक्स पेयर का टैक्स खर्चा होता है और उसमें देश की तरक्की नहीं होती, क्योंकि हम कंजम्पशन पे, खाने पीने पे खर्च करते जाते हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल, हमारे यहाँ जितने लोग उतनी गाड़ियां हैं, तो डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। तो अल्टीमेटली डीजल पेट्रोल जितना डिमांड करते हैं उतना अपने पास सप्लाई नहीं, उतने कुएं अपने पास नहीं। वो किसके पास है, हबीबी का करो, उधर दुबई वालों के पास, सब लोगों के पास है। वो लोग तेल बेचते हैं, पेट्रोल डीजल दुबई से, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जिसे हम कहते हैं ओपीसी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपीसी कंट्रीज, इन लोगों से, ईरान, इराक, सऊदी, इन सभी देशों से हमें तेल आता है। तो जब हम उनसे तेल खरीदते हैं तो भारत की तिजोरी में से पैसे जाते हैं, है ना। जब हम कोई चीज इंपोर्ट में खरीदते हैं तो भारत की तिजोरी में से पैसे जाते हैं। तो तिजोरी खाली होगी तो भारत में पैसा होगा क्या, नहीं। सुजलाम सुफलाम कभी नहीं बन पाएंगे। भारत की तिजोरी जब भरेगी, भारत की तिजोरी जब भरेगी तब जाके उसमें तरक्की हो सकती है। सो देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर द फूड एंड सप्लाई। हमारे खाना मांगने वाले लोग कितने हैं, 10, खाना कितने लोगों के लिए अवेलेबल है, 3। तो ये जो इम्बैलेंस है ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ महंगाई 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 हम करते हैं, महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन। व्हाट यू कॉल महंगाई इज इन्फ्लेशन, इंग्लिश में उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। हम इतना कहते हैं महंगाई महंगाई, क्यों होती है महंगाई, इसी वजह से क्योंकि कोई भी चीज का सप्लाई कम है, उसको मांग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, राइट। द सप्लाई इज लो एंड द डिमांड इज मोर, द सप्लाई इज लो एंड डिमांड इज मोर। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एवरी टाइम देयर इज इन्फ्लेशन। जैसे प्याज है, प्याज 10 है और जितने लोग प्याज मांग रहे हैं उनकी जरूरत 50 प्याज की है। तो ज्यादा जरूरत जब कम सप्लाई को चेज करती है तो अल्टीमेटली उसका भाव बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही है। तो अब 50 प्याज की जरूरत है कितने, 10। हर कोई उसी ओर में रहेगा कि प्याज मुझे मिले। तो जब पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चीज कब जाएगी, जब उसके लिए वो 2 रुपए ज्यादा देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो देयर इज इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर हम भारत में देख रहे हैं, ये महंगाई की वजह भी क्या है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने कहा कि जब मैं पुणे पढ़ता था तो वाघोली आउटस्कर्ट हुआ करता था। आज वाघोली से आगे 15 किलोमीटर पुणे हो चुका है। पुणे की लोक संख्या 1 करोड़ से आगे जा चुकी है, जो मेगा सिटी में आ गया है। इतने गाड़ियां हैं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां पुणे में है। पुणे में एशिया में सबसे ज्यादा दारू, सबसे ज्यादा सिगरेट पुणे में पी जाती है। तो ये सब चीजें जो भी है, चलो दारू सिगरेट छोड़ दो, खाली स्टार्ट से बता रहा था जनरल नॉलेज। बात ऐसी है, गाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ है, पुणे में। जो सिंहगढ़ का पाइथा था, जहाँ डोंजे कहते हैं उसे, गांव का नाम, वहां पे अपार्टमेंट नाम का भी नहीं था, कोई फ्लैट सिस्टम नहीं था। आज उस डोंजे में, सिंहगढ़ के पाइथे में लगभग 2000 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चालू है, कंप्लीशन के स्टेज पे। मतलब हर जगह पर पहाड़ को, जमीनों को, खेतों को, जंगलों को काटा जा रहा है। किस लिए, ताकि शहर बन सके, घर बन सके। और तुम्हें पता है पर्यावरण में जब ऐसा असंतुलन होता है तो क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यस और नो। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट में प्रॉब्लम, पोल्यूशन कौन से है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। यस, एयर, वाटर, नॉइस, ये तीनों की वजह कौन है, इंसान। जो अपने पास सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो, ये सारे जो पोल्यूशन है, इन सब पोल्यूशन की वजह कौन है, इंसान। चाहे एयर हो, चाहे सॉइल हो, कोई भी हो, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंसान। और हमारे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है। सोशल प्रॉब्लम्स, बढ़ती लोक संख्या से सोशल प्रॉब्लम भी होते हैं। कैसे होते हैं,
क्या हमारे इंडिया में इक्वेलिटी है? क्या आप, मैं, हम हर एक जैसे जिंदगी जी रही है? नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है। बाजू में ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको खाने पीने के वांदे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है। तो जब ऐसे सोशल प्रॉब्लम आते हैं तो समाज में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। हमारे यहाँ 17 पकड़ जाती है, यानी जितने लोग उतनी जातियाँ हैं। तो जातिवाद के ऊपर क्या नहीं हो सकता इंडिया में बताने की जरूरत नहीं है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा समझने की कोशिश करो। कश्मीर में युवा लोग पत्थर फेंकते हैं। वहां का यूथ पत्थर फेंकता था पुलिस पे। क्यों फेंकता था? क्योंकि उनके पास काम नहीं था। तो समाज से परेशान हो के लोग क्या करेंगे? पत्थर ही फेंकेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सोशल प्रॉब्लम्स। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बाजू वाले लोगों में से कुछ लोग चोरी करते, क्या करेंगे बेचारे? खाने पीने कुछ नहीं, आके भूखे मरने तो नहीं दे सकते घर वालों को। पेट का गुजारा, जब पेट पे जब लात पड़ती है तब कुछ नहीं होता। जो भी हाथ पैर आदमी मारने लगता है, फिर वो क्या करने लगता है? चोरी करने लगता है। क्या करने लगता है? चोरी करने लगता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स किसके वजह से क्रिएट होते हैं? पॉपुलेशन की वजह से। नेक्स्ट, लोन। अगर वही लोक संख्या आज भी भारत की अगर 30-40 करोड़ होती तो मोदी जी हर किसी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल देते। लेकिन अपने पास लेने वाले 138 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ नहीं। लो नेशनल इनकम, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। तो इसीलिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये आजादी से लेके आज तक की भारत की अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम है। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यही फंडा हमारे इंडिया में चलता आया है। यही फंडा हमारे इंडिया में चलता आया है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर वी क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट causes, these are different causes of population. Any doubt in any of the points? Any doubt in any of the points? देख लो एक बार। आज वेडनेसडे है। इस वीक में हम ये सारा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीशन के बाद जो नीचे दी गई एक्सरसाइज है, इसको पहले हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको सिखाऊंगा कि पेपर में लिखते कैसे हैं। मैं 3 थियरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम। ट्रैक रिकॉर्ड है कि मेरे पास स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में 90 अबव चलते हैं। एसपी में 99 तक है, ओसीएम में, इकोनॉमिक्स में 98 तक है। क्यों है? राइटिंग को। थ्योरी पेपर है, मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप लिखोगे। अगर आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स मिलने वाले हैं क्या? नहीं। तो एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, पेपर का अप्रोच कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेगी, कैसे लिखना पड़ेगी, हर क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाता है, इस चैप्टर के एंड में आपको सिखाऊंगा। नॉर्मली इस वीकेंड तक अपना ये चैप्टर चलेगा। मंडे के दिन अपन एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वहां से आपका राइटिंग वर्क शुरू हो जाएगा। एक चैप्टर का राइटिंग वर्क मैं समझाऊंगा, सेकंड चैप्टर से तुम खुद समझ जाओगे कि राइटिंग वर्क कैसे करना है और पेपर को, सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर होने के बाद, चाहे इको हो, एसपी हो, ओसीएम हो, एक चैप्टर होने के बाद राइटिंग वर्क कैसे करते हो वो समझाता हूँ, फॉर्मेटिंग समझाता हूँ। वहां से आगे के सारे चैप्टर आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है एज इट इज। अभी ओके? यस, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।